दोस्तों आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक साइंस फिक्शन मूवी जादुई ताकतों से भरपूर एपोक्लिप्स, जो कि एक्समैन मूवी की ही सीरीज में से एक मूवी है। आपको जादुई ताकतें और साइंस फिक्शन की मूवी देखना पसंद है तो देखिए इस मूवी की कहानी को। का राजा एपोक्लिप्स अमर होने के लिए अपनी आत्मा को इस दूसरे इंसान के शरीर में ट्रांसफर करने वाला है, जिसके पास इमोर्टल बने रहने की अद्भुत शक्ति होती है। जैसे ही वो अपनी जगह पर लेटता है, शरीर बदलने की रस्म शुरू कर दी जाती है और धीरे धीरे उसकी आत्मा नए शरीर में प्रवेश करने लगती है। लेकिन बाहर पहरा दे रहे कुछ बागी एक बड़े पत्थर को उनके ऊपर छोड़ देती हैं, जो पिरामिड के सभी स्तंभों को गिराने लगता है। शरीर बदलने की रस्म अभी अधूरी होती है, तभी पिरामिड अचानक गिरना स्टार्ट हो जाती है। एपोक्लिप्स की चेली जल्दी से उसके सारे पोशाक को नए शरीर के ऊपर ट्रांसफर कर देती है और उसके चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा कवच बना देती है। तभी वो जोर से एक पत्थर से टकरा जाती है, लेकिन वो अपनी पूरी जान लगाकर एपोक्लिप्स की आत्मा को नए शरीर में प्रवेश करा देती है और एपोक्लिप्स हजारों साल के लिए गहरी नींद में चला जाता है। 3000 साल बाद एपोक्लिप्स अचानक जाग उठता है और सड़कों पर किसी को ढूंढने लगता है जिनके पास कुछ खास तरह की पावर्स हो। तभी उसे भागती हुई एक लड़की दिखाई देती है जिसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं और उसको गली में घेर लेते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर एपोक्लिप्स आ जाता है। गुंडे उसे चाकू दिखाकर धमकाने लगते हैं। तभी वहाँ पर 3 लोग और आ जाते हैं जिन्हें वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उनकी मुंडी धड़ से अलग कर देता है और चाकू वाले आदमी के साथ क्या करता है आप सोच भी नहीं सकते। चलिए जानते हैं इस स्टोरी को शुरू से कि ये लोगों के साथ इतने सालों बाद क्या क्या करता है। मूवी 3620 ईस्वी को दिखाते हुए शुरू होती है, जहां सारे लोग अंसवानूर का नाम लेते हैं, जिसे एपोक्लिप्स भी कहते हैं। यहाँ पर अंसवानूर को सब भगवान मानते हैं और वो प्राचीन इजिप्ट पर राज करता है। एपोक्लिप्स एक पिरामिड के अंदर जाता है, जहाँ उसके साथ 4 रक्षक भी होते हैं। अंसवानूर अपनी शक्तियों को दूसरे के शरीर में डालकर अमर होना चाहता है, इसलिए उसका एक रक्षक शरीर को दूसरे शरीर में ट्रांसफर करता है। वहाँ पर मौजूद कुछ लोग ऐसा ना हो इसलिए उस पूरे पिरामिड को तोड़ देते हैं, जिससे अंसवानूर वहाँ पर दब जाता है। उसके चारों रक्षक भी मारे जाते हैं, लेकिन एक रक्षक अपनी शक्ति से अंसवानूर के चारों ओर एक रक्षा कवच बना देती है और उसको बचा लेती है। फिर एक पत्थर उस रक्षक पर गिर जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इससे अंसवानूर एक लंबी नींद में चला जाता है। अब हमें 1983 का सीन दिखाते हैं, जहां एक स्कूल टीचर बताती है कि किस तरह से मिस्टिक ने प्रेसिडेंट को बचाया और एक हीरो बन गई। क्लास में स्कॉट को दिखाया जाता है जो अपनी शक्तियों से अनजान है और वो अपने एक दोस्त को जख्मी कर देता है। दूसरी ओर एक केज फाइटिंग में एंजल नाम का एक म्यूटेंट दिखाया जाता है जो लोगों से फाइट करके सबका एंटरटेनमेंट करता है। अब उसके सामने एक और म्यूटेंट आता है जिसका नाम नाइट कॉलर होता है और उन दोनों की फाइट होती है। यहाँ लोगों के बीच रेवन भी होती है। केज में नाइट कॉलर चालाकी से केज को तोड़ देता है और वहाँ से भागता है। उसको रेवन अपने साथ ले जाती है। तभी वहाँ के कुछ लोग उन पर फायर करते हैं, तो नाइट कॉलर रेवन को वहाँ से टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह पर ले आता है। उसके बाद हमें एरिक को दिखाया जाता है, जिसे चार्ल्स के बताए हुए शांति के रास्ते पर चलने लगता है और वो आम इंसान की तरह काम करता है। एरिक की एक वाइफ और एक बच्ची भी है। दूसरी तरफ चार्ल्स के स्कूल में स्कॉट आता है, जहां वो पहली बार जीन से मिलता है। इसके बाद स्कॉट अब चार्ल्स से मिलता है, जहां चार्ल्स के कहने पर स्कॉट अपनी आंखों पर लगी पट्टी को खोलता है और अपनी लेजर लाइट से निशाना लगाने को कहता है, जिससे एक पूरा पेड़ 2 हिस्सों में टूट जाता है। अब इसके बाद इजिप्ट में मोइरा को दिखाते हैं, जो कि CIA की एजेंट है। मोइरा वहाँ कुछ ढूंढने के लिए एक रहस्यमय गुफा में आ जाती है, जहाँ पर कुछ लोग अंसवानूर का नाम लेते हैं और उसको जगाते हैं। इससे वहाँ पर सोया हुआ अंसवानूर अब जाग जाता है और वो अपनी शक्तियों से बाहर आता है। उसकी शक्तियों से पृथ्वी पर भूकंप आता है, जिसको वहाँ पर सब लोग महसूस करते हैं। यहाँ एरिक के काम करने वाली जगह पर एक आदमी पर लोहे का एक बड़ा पोट गिरता है, जिसको एरिक अपनी शक्तियों से रोककर उसे बचा लेता है। वहाँ के कुछ लोग एरिक की शक्तियों को देख लेते हैं। एरिक अपने घर पर आकर अपनी वाइफ को वहाँ से जाने को बोलता है, क्योंकि उसके बारे में सबको पता चल गया है। एरिक अपनी बेटी को ढूंढता है जो घर पर नहीं होती। एरिक को उसकी बेटी पुलिस वालों के पास मिलती है, जहाँ पुलिस वाले एरिक को पुलिस के हवाले करने को बोलते हैं।
एरिक शांति से अरेस्ट होता है, लेकिन इस बात से एरिक की बेटी रोने लगती है और यहाँ पता लगता है कि एरिक की बेटी भी म्यूटन है। जहाँ वो अपनी शक्तियों से एरिक को बचाने की कोशिश करती है, तभी एक पुलिस ऑफिसर के हाथ से तीर छूट जाता है, जिससे एरिक की बेटी और वाइफ दोनों मर जाते हैं। इस बात से गुस्सा होकर एरिक वहाँ मौजूद सब पुलिस वालों को उसकी बेटी के लॉकेट से मार देता है। इधर स्कूल में जीन को नींद में शक्तियों के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और फिर चार्ल्स आकर उसे रोकता है, जहाँ वो उसके दिमाग में जाकर दुनिया खत्म होने की एक झलक देखता है। जीन जाग जाती है, उसको पता लग जाता है कि दुनिया में हुआ ये वाइब्रेशन भूकंप नहीं है। चार्ल्स इस बात का पता लगाने के लिए अपना एक गैजेट यूज करता है, जहाँ वो मोइरा के पास पहुँच जाता है और उसको अपनी पुरानी यादें आ जाती हैं, जहाँ वो मोइरा को प्यार करता है। अब चार्ल्स इस बात का पता लगाने के लिए मोइरा के ऑफिस में चला जाता है और उसने जो देखा उस बारे में पूछता है। चार्ल्स उसके दिमाग पर कंट्रोल कर उसको सब बताने के लिए राजी कर लेता है और मोइरा बताने लगती है कि बहुत साल पहले दुनिया में एनसवानूर नाम का एक राजा था, जिसके पास अनोखी शक्तियाँ थी। ये जब भी मौत के पास पहुँचता तो अपना शरीर बदल लेता है और उसके पास 4 कयामत के 4 घुड़सवार रहते थे, जिसको वो शक्तियाँ देता था। ये जहाँ कहीं भी रहता वहाँ सब कुछ तबाह कर देता है, जैसे कयामत आ गई हो। इसके बाद इजिप्ट में एनसवानूर को दिखाते हैं, जो कि बाहर आ चुका है और नई दुनिया को देखता है। वहाँ उसे स्टॉर्म मिलती है, जिसे वो कुछ गुंडों से बचाता है। फिर स्टॉर्म उसको अपने साथ में ले आती है, जहाँ टीवी के जरिए वो पूरी दुनिया में चल रही युद्ध और लोगों के बारे में जान लेता है। वो टीवी पर एरिक को देखता है और फिर स्टॉर्म की शक्ति बढ़ा के उसके जैसे और म्यूटेंट के बारे में पूछता है। फिर रेवन नाइट कॉलर को एक कैलिवन नाम के आदमी के पास लाती है, जो म्यूटेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का काम करता है और उसके पास सब म्यूटेंट की जानकारी होती है। कैलिवन रेवन से कहता है कि उसको एरिक के बारे में पता चल गया है और उसने एक साथ कई पुलिस वालों को मार दिया है। ये सुनकर रेवन कॉलर को अपने साथ ले जाती है और उसकी शक्तियों से टेलीपोर्ट होकर चार्ल्स के स्कूल में आती है। फिर स्टॉर्म एनसवानूर को कैलिवन के पास ले आती है, लेकिन कैलिवन कुछ भी बताने को मना करता है और वो उन पे अटैक करता है। तभी वहाँ साइलॉक आती है और उनके गले पर तलवार रखती है, लेकिन एनसवानूर उसकी पावर्स को बढ़ाता है और उसको अपने साथ ले लेता है। साइलॉक अब दूसरे म्यूटेंट को ढूंढने में एनसवानूर की मदद करती है और उसको एंजल के पास ले जाती है, जो जख्मी हालत में होता है और उसके पंख टूटे हुए होते हैं। एनसवानूर एंजल को हाथ लगाता है और अगले ही पल एंजल के पुराने पंख टूट के नए पंख में आ जाते हैं, जो अब मेटल के होते हैं और उसकी पावर भी बढ़ जाती है। स्कूल में एंग स्टॉक को चश्मा देता है, जिससे स्कॉट की लेजर कंट्रोल में रहती हैं और वो पहली बार जीन को देखता है। दूसरी तरफ एरिक सब पुलिस वालों को मारने के बाद उसकी वहीं काम करने वाली जगह पर आता है और वहाँ सबको मारने लगता है। तभी वहाँ एनसवानूर आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और एक बार में सब वर्कर्स को मार देता है। एरिक को वो अपने साथ चलने को बोलता है। एरिक को पोलैंड की उसी जगह पर ले आता है जहाँ वो अपनी माँ से अलग हुआ था। एनसवानूर एरिक को बताता है कि तुम्हारी ताकत यहीं पर बढ़ेगी। अब एरिक अपनी ताकत को महसूस करता है और जमीन के अंदर के मेटल को बाहर निकाल कर उस पूरी जगह को तबाह करने लगता है और देखते ही देखते वहाँ की सब बिल्डिंग्स को तोड़ देता है। फिर चार्ल्स मोइरा को स्कूल में ले आता है, जहाँ उसको रेवन मिलती है। चार्ल्स रेवन को बताता है कि उसने मोइरा की सारी यादों को मिटा दिया था, इसलिए अब उसको कुछ नहीं पता। उसके बाद रेवन बताती है कि मुझे एरिक के बारे में पता चला है, जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ रहता था और उसकी फैमिली को मार दिया गया, जिससे उसने बहुत सारे ऑफिसर्स को भी मार दिया है। अब चार्ल्स एरिक को ढूंढने के लिए अपने उसी रूम में आता है, जिससे वो दूसरों के दिमाग में जा सकता है, जहाँ उनके साथ मोइरा भी आती है। चार्ल्स बताता है कि सफ़ेद रोशनी में इंसान है और लाल रोशनी में म्यूटेंट है। इस तरह वो सब म्यूटेंट के दिमाग में जुड़ा रहता है। चार्ल्स एरिक को ढूंढ लेता है, जो कि एनसवानूर के पास होता है। चार्ल्स एरिक से बात करता है। एरिक चार्ल्स को बताता है कि मैंने तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मेरी वाइफ और बेटी को मार दिया। फिर एनसवानूर को पता लग जाता है कि एरिक किसी से बात कर रहा है और वो एरिक के दिमाग से चार्ल्स के दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है, जहां उसको सब म्यूटेंट और इंसानों के बारे में पता चल जाता है। एनसवानूर चार्ल्स के जरिए सब इंसान और म्यूटेंट को संदेश पहुंचाता है कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। फिर एनसवानूर सोल्जर्स पर अपना कंट्रोल कर लेता है और उनसे न्यूक्लियर मिसाइल को छुड़वा देता है।
सारी मिसाइल आसमान की तरफ जाती हैं। एंक चार्ल्स को रोकने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता, जिससे उन्हें पूरे सिस्टम को तबाह करना पड़ता है। और तभी एन सवानूर का कंट्रोल हट जाता है और सारी मिसाइल अंतरिक्ष में चली जाती हैं। इसके बाद एन सवानूर और दूसरे म्यूटेंट्स के साथ स्कूल में आता है। एरिक चार्ल्स को अपनी तरफ खींच लेता है और वहां से जाने लगता है। तभी एरिक को रोकने के लिए एलेक्स अपनी शक्ति से फायर करता है और वहां से वो लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिससे एलेक्स की एनर्जी एंग के बनाए रिएक्टर से टकरा जाती है और ब्लास्ट होता है। तभी यहाँ पर मूवी का सबसे बेहतरीन पार्ट शुरू होता है। तभी वहाँ क्विक सिल्वर की एंट्री होती है, जो बहुत तेज भाग सकता है। सिल्वर देख लेता है कि सब तबाह होने वाला है, इसलिए अब सिल्वर उनकी मदद करने के लिए अपनी स्पीड से सभी को बाहर निकालता है। इसके साथ साथ पूरा स्कूल ब्लास्ट हो जाता है। फिर स्कॉट देखता है कि उसका भाई एलेक्स वहाँ पर नहीं है, क्योंकि एलेक्स धमाके के सबसे पास था। रेवन भी असली रूप में आती है। तभी कुछ देर में यहाँ पर सेना के बड़े बड़े हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। हेलीकॉप्टर में से विलियम स्ट्राइकर निकलता है और उन पर एक रेल छोड़ता है, जिससे सभी के सभी तुरंत बेहोश हो जाते हैं। विलियम वहाँ से कुछ म्यूटेंट को ले जाता है। फिर जीन नाइटकॉलर को इस जगह से बाहर निकालने को बोलती है, लेकिन वो उनको निकालने के चक्कर में वहीं फंस जाते हैं। अंदर उनकी शक्तियाँ काम नहीं करती। विलियम सबको अपनी लैब में ले आता है और उनको एक स्पेशल केस के अंदर डाल देता है, जहाँ पर उनकी शक्तियाँ काम नहीं करती। स्ट्राइकर रेवन से पूछता है चार्ल्स कहाँ है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती। क्विक सिल्वर रेवन को बताता है कि एरिक उसका पिता है और ये बात उनको पता नहीं है। लैब में जीन स्कॉट और नाइटकॉलर भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ एन सवानूर चार्ल्स को एक जगह पर ले आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पास लोगों के दिमाग को पढ़ने और उसको काबू करने की कमाल की ताकत है। इससे मैं नई दुनिया बनाऊंगा और वो तुम देख चुके हो। चार्ल्स एरिक से कहता है कि तुम इस कत्लेआम में इसके साथ हो, तो एरिक कहता है कि मैंने तुम्हारे तरीके से जीने की कोशिश की और कुछ नहीं हुआ। अब एन सवानूर चार्ल्स से लोगों को संदेश पहुंचाने के लिए बोलता है, लेकिन चार्ल्स बोलता है कि वो बस अपने उस रूम की मदद से ही पता लगा सकता है। तब एन सवानूर अपनी शक्तियों से चार्ल्स की ताकत को बढ़ा देता है और अब चार्ल्स बिना अपने सिस्टम के सबके दिमाग तक पहुंच जाता है और एन सवानूर का दिया हुआ संदेश पहुंचाता है, जो हर एक इंसान म्यूटेंट तक पहुंचता है, जिसमें वो बोलता है तुम्हारे बनाए गए परमाणु रिएक्टर कुछ काम नहीं आएंगे। जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा बस वही इस दुनिया में बचेगा, बाकी सभी कमजोर मारे जाएंगे। इसी बीच चार्ल्स जीन को मैसेज देता है कि वो कायरो में है, मुझे ढूंढो। ये मैसेज बस जीन को ही सुनाई देता है। इसके बाद वो तीनों एक लैब में पहुंच जाते हैं, जहां एक कंटेनर में कोई होता है। जीन अपनी शक्तियों से उस कंटेनर को खोल देती है, जिसके अंदर हमारा हीरो लोगन रहता है, जिसको स्ट्राइकर ने पानी से निकाल लिया था और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लोगन निकलकर सारे आर्मी वालों को मारता है और धीरे धीरे करके सबको खत्म कर देता है। लोगन जीन की तरफ आता है, जहां जीन लोगन की कुछ यादें बताकर उसके दिमाग को शांत कर देती है और लोगन वहां से चला जाता है। अब स्कॉट सभी म्यूटेंट को वहां से बचा लेता है और जीन बताती है कि हमें चार्ल्स को बचाना होगा, जो कि कायरो में है। अब सब म्यूटेंट एन सवानूर को रोकने के लिए निकल जाते हैं। कायरो में एन सवानूर अपनी शक्तियों से एक और पिरामिड बना लेता है और उसी रस्म को करता है जो उसने बहुत सालों पहले की थी। एरिक अपनी शक्तियों से सारे मेटल को कंट्रोल करके उसको बाहर निकालता है, जिससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगता है। एक्स टीम अब वहां पर पहुंच जाती है, जहां एन सवानूर अपनी पावर चार्ल्स के अंदर डालता है और अपने म्यूटेंट साथियों को एक्स टीम को रोकने के लिए भेज देता है। रेवन और क्विक सिल्वर एरिक को रोकने जाते हैं और बाकी एक्स टीम दूसरे म्यूटेंट से फाइट करते हैं। नाइटकॉलर चार्ल्स के पास जाता है, जहां एंजल नाइटकॉलर को रोकता है और बाहर ले आता है। नाइटकॉलर चालाकी से एंजल को एक केज में फंसा देता है। इसी बीच एन सवानूर चार्ल्स पर काबू पा लेता है, जिससे चार्ल्स के बाल गायब हो जाते हैं। अब नाइटकॉलर चार्ल्स के पास जाता है और उसको वहां से टेलीपोर्ट करके एरोप्लेन में ले आता है और सभी एक्स टीम चार्ल्स को एरोप्लेन से लेकर भागते हैं, लेकिन एंजल और साइलॉक एरोप्लेन को तोड़ देते हैं। नाइटकॉलर सबको वहां से बचाकर सेफ जगह पर ले आता है। रेवन अभी भी एरिक को समझा रही थी। अब एन सवानूर बाहर आ जाता है और चार्ल्स को आवाज लगाता है। इसी बीच वहां पर सिल्वर आता है और अपनी स्पीड से एन सवानूर को मारने लगता है, लेकिन एन सवानूर क्विक सिल्वर को पकड़ लेता है और उसके पैर को बांध के तोड़ देता है। अब यहाँ रेवन साइलॉक का रूप लेकर आती है और एन सवानूर पर हमला कर देती है। एन सवानूर रेवन का गला पकड़कर मारने लगता है। तभी चार्ल्स एन सवानूर को अपने दिमाग पर कंट्रोल करने देता है
और इस बार चार्ल्स अपनी पावर्स दिखाता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। फिर एनसवानूर चार्ल्स पर काबू पा लेता है और उसे ढूंढ लेता है। अब एनसवानूर को रोकने के लिए एरिक जाता है, जो लोहे की रॉड से एक्स बनाकर उसका रास्ता रोक देता है। एरिक अब एनसवानूर से लड़ता है, जहां अब उसके साथ धीरे धीरे सब एक्स टीम आ जाती है, लेकिन कोई भी एनसवानूर के सामने टिक नहीं पाता। चार्ल्स दिमाग में अभी भी कमजोर है, जिससे वो जीन को आवाज लगाता है और उससे मदद मांगता है। अब चार्ल्स जीन की सारी पावर्स को जगा देता है, जिससे जीन अपनी पावर्स का यूज करके एनसवानूर को पीछे धकेल देती है। अब सब मिलकर अपनी शक्तियों से एनसवानूर को रोकते हैं, जहां जीन सारी पावर्स को एनसवानूर पर लगा देती है और उसको एक बार में खत्म कर देती है। चार्ल्स अभी भी जिंदा होता है, जिसके पास मोयरा आती है और वो मोयरा को उसकी सारी यादें वापस कर देता है। एरिक को एनसवानूर को मारने और दुनिया को बचाने के लिए आर्मी वाले उसको माफ कर देते हैं। अब एरिक और जीन अपनी शक्तियों से वापस उनका सपोर्ट बनाते हैं और क्विकसिल्वर भी एरिक को नहीं बताने का फैसला करता है कि वो उसका बेटा है। सीन में आगे रेवन सबको एक्स टीम की ट्रेनिंग देती है। चार्ल्स एरिक को स्कूल में रुकने को बोलता है, लेकिन एरिक चार्ल्स की इस बात को मना कर देता है और वहां से चला जाता है। मूवी के नेक्स्ट क्रेडिट सीन में एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, जो एक्समैन के ब्लड सैंपल को कलेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर एक्समैन एपोकलिप्स मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।